हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। जैसा कि स्टोइचियोमेट्री या मोल अभिधारणा की ये जो सीरीज आप मेरी देख रहे हैं, मैंने आपको लास्ट एपिसोड में जो औसत परमाणु भार या एवरेज एटॉमिक मास है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया था। ये जो एपिसोड आप मेरा अभी देखने जा रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको औसत अणुभार, एवरेज मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, मिश्रण का अणुभार हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको मैं आपको बताता हुआ दिख रहा हूं। मिश्रण, जैसे आप इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल लीजिए, एयर, हवा। अगर आपसे कोई बोले कि बताइए हवा का अणुभार क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? हवा ऐसा तो है नहीं कि उसके अंदर सिर्फ एक ही अणु है। हवा के अंदर तो बहुत सारे अणु हैं, O2 भी है, N2 भी है और बहुत सारी और अन्य गैसेज हैं। इसका मतलब बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो अगर सामान्य कोई एक अणु होता, जैसे O2 होता, H2O होता, तो उसका तो हम बहुत आसानी से अणुभार या ग्राम अणुभार लिख देते, जैसा कि हम करते हुए भी आ रहे हैं। लेकिन जब भी कोई गैसों का मिश्रण होगा, और जरूरी नहीं है गैसों का मिश्रण, द्रवों का मिश्रण हो सकता है, किसी का भी मिश्रण, तो अगर मिश्रण का अणुभार आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो फिर आप इसको चेक करते हैं, औसत अणुभार या फिर मिश्रण का अणुभार। समझ में आ गया सभी को? तो सबसे पहले जो यहां पर की पॉइंट है, उपरोक्त प्रकार का अणुभार हम सामान्यतः मिश्रण, जिसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं, के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब इसके लिए क्या कोई अलग से फॉर्मूला आएगा क्या? नहीं, देखिए मैं बताता हूं आपको। जो अपन अणुभार का फॉर्मूला कैलकुलेट करके आए ना, उसी को थोड़ा सा हम इंप्रूव या मॉडिफाई करेंगे। जैसे मान लेता हूं, माना दिए गए बीकर में, मान लेते हैं एक बीकर है, विभिन्न पदार्थों का मिश्रण भरा हुआ है। ठीक है, और ये पदार्थ मान लेते हैं, पदार्थ A1, A2, A3 इत्यादि हैं। ये मैंने पदार्थों को यहां पे नामकरण दे दिया है। ये मान लेते हैं बीकर है, देखिए। ठीक है बच्चों, तो जो पदार्थ है वो यहां पे ये हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इत्यादि इत्यादि। इनके भार दिए गए हैं ग्राम में। ये मान लेते हैं कि W1 है, W2 है, W3 है, W4 है, और इनके जो अणुभार हैं, इनको ग्राम अणुभार बोल लीजिए आप, ग्राम अणुभार। ये आपको पता है, कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, कैपिटल M4 इत्यादि इत्यादि। तो क्या फिर मैं सभी पदार्थों के मोल लिख सकता हूं क्या? हाँ, ये देखिए मोल, जिसको हमने स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा A1 के मोल, तो कितने हो जाएंगे? W1 डिवाइड बाय M1, दिया गया भार बटा ग्राम अणुभार, यही होता है। तो अब ऐसे आप सबके बहुत आसानी से लिख दोगे। ये A2 के मोल, W2 डिवाइडेड बाय M2, ये A3 के मोल, W3 डिवाइडेड बाय M3, और ये A4 के मोल, W4 डिवाइडेड बाय M4। ये देखो, क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जो मोल होते हैं, मोल अणु, ये दिया गया भार
और डिवाइड बाय ग्राम अणु भार। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा है जब भी हमको मोल अणु निकालना है। अब अगर आप यही फॉर्मूला यदि उपरोक्त सूत्र हम मिश्रण के लिए लिखते हैं, ये देखिए यही सूत्र अगर हम मिश्रण के लिए लिखते हैं तो मोल अणु की जगह क्या हो जाएगा, मिश्रण के मोल। ये देखिए दिए गए भार की जगह तो दिए गए भार मतलब मिश्रण का कुल भार हम यहां पे लिख देंगे, मिश्रण का कुल भार, और डिवाइड बाय जो ग्राम अणुभार है उसकी जगह यहां पर हो जाएगा जो हमने लिखा हुआ है मिश्रण का अणुभार या औसत अणुभार, मिश्रण का अणुभार अथवा औसत अणुभार। ये देखिए फॉर्मूला ऐसे बदल दिया हमने मिश्रण के लिए। तो आपको निकालना क्या है, ये निकालना है मिश्रण का अणुभार। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अतः मिश्रण का अणुभार अथवा औसत अणुभार। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, मिश्रण का कुल भार और डिवाइड बाय ये हो जाएगा मिश्रण के कुल मोल। ये देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ये देखिए ये फॉर्मूला है। ओके, और मिश्रण का कुल भार, मिश्रण का आपको भार दे ही रखा है, देखिए W1 W2 W3 सबका योग ये हो जाएगा आपका। तो इस फॉर्मूला को ऐसे लिख देंगे, देखिए ये हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस डैश डैश इत्यादि इत्यादि, मिश्रण के कुल मोल। तो कुल मोल यहां पर हो जाएंगे Na1 प्लस Na2 प्लस Na3 Na4 इत्यादि इत्यादि। ये देखिए, और Na1 इसका मान आपको पता है W1 डिवाइडेड बाय M1, Na2 W2 डिवाइडेड बाय M2। तो ये फॉर्मूला हम हमेशा फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, और जनरली ये मिश्रण के लिए अप्लाई हो रहा है ना। उपरोक्त फॉर्मूला मिश्रण विभिन्न गैसों का हो सकता है, विभिन्न गैसों का अथवा विभिन्न द्रवों का इत्यादि। तो उपरोक्त फॉर्मूला मिश्रण के लिए अप्लाई किया जाता है। ये देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम फॉलो करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? तो चलिए इसको लिख लीजिए, इसके ऊपर आधारित प्रॉब्लम आपको मैं करके बताता हूं। देखिए बच्चों, अभी हमने जो मिश्रण के अणुभार को यहां पर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा है, कैसे प्रॉब्लम आपसे पूछी जा सकती है हम उसको अब डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हो, यदि दिए गए मिश्रण में विभिन्न गैसें उपस्थित हैं और यह मिश्रण 51 ग्राम अमोनिया, 64 ग्राम मीथेन और 176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, तो फिर बोल रहा है मिश्रण का अणुभार बताओ। तो मिश्रण का अणुभार मतलब औसत अणुभार। तो ये औसत अणुभार कैसे निकालते हैं? अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था, ये देखिए, ये एक पात्र है जिसके अंदर की ये गैसों का मिश्रण भरा हुआ है।
तो जो गैसों का मिश्रण है उसके अंदर अमोनिया है, इसका हमको भार दिया गया है 51 ग्राम। दूसरी CH4 है, इसका भार दे रखा है हमको 64 ग्राम। और तीसरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका भार हमको दे रखा है 176 ग्राम। क्या हम मोल निकाल सकते हैं क्या इनके? हाँ, तो ये 51 डिवाइडेड बाय 17 ग्राम, तो ये 3 मोल आ गए। ये 64 डिवाइडेड बाय 16, तो 4 मोल आ गए। ये 176 डिवाइडेड बाय 44, तो ये 4 मोल आ गए। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार 44 ग्राम होता है। तो अब मैं यहां पे मिश्रण का अणुभार कैलकुलेट करता हूं। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था कुल भार। तो देखिए यहां पे अमोनिया का भार प्लस CH4 का भार प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का भार और डिवाइड बाय इनके जो मोल हैं उनका योग, कुल मोल। तो अमोनिया के मोल प्लस CH4 के मोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के मोल। तो अमोनिया का भार कितना दे रखा है? 51 ग्राम, CH4 का 64 ग्राम, CO2 का 176 ग्राम और डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपके सभी के मोलों का योग 3 + 4 + 4। ये देखिए, तो यहां पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट आपको मिलता है 291 आएगा, ये है ना। और इसको डिवाइड तुम कर दोगे 11 से, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये रिजल्ट हमको मिलता है लगभग 26.45 ग्राम। ये देखिए, ये जो दिया गया मिश्रण है उसका अणुभार है, जिसको हम औसत अणुभार भी बोलेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से तुमने ये सीखा कि जब भी मिश्रण दे रखा है और मिश्रण का अणुभार निकालने के लिए बोल रहा है, जो विभिन्न गैसों का हो सकता है, विभिन्न द्रवों का हो सकता है, हम हमेशा इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। जो भी हमको कंपोनेंट्स दे रखे हैं, जो भी घटक दे रखे हैं, उन सबके टोटल भार को लिखेंगे ऊपर और उन सबके टोटल मोल को लिखेंगे नीचे। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिश्रण का अणुभार या औसत अणुभार या एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स अभी आपने हमारे एपिसोड्स में देखे हैं, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने औसत परमाणु भार किसके लिए निकाला, और अभी इस एपिसोड में आपने देखा औसत अणुभार हमने किसके लिए निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको क्लियर हो गई। तो अगला जो आप एपिसोड आप देखने जा रहे हो उसके अंदर मैं इक्विवेलेंट मास या तुल्यांकी भार आपको बताता हुआ दिखूंगा, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो आपको अब ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है बच्चों? तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा। ये पॉइंट्स को मेंशन करिए, प्रॉब्लम्स को लिखिए और वापस एक एक प्रॉब्लम को आप खुद बना के देखिएगा। सॉल्यूशन हालांकि आपके पास वीडियो में अवेलेबल है, लेकिन मैं चाहूंगा आप इन सॉल्यूशंस को वापस खुद बनाकर देखिएगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत टॉप क्लास हो जाएगा। लिख लीजिए सभी।